बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। कुल मिलाकर के करीब 36 माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लिया और अमूमन हमने देखा कि ज़्यादातर माननीय सदस्य एप्रिशिएट किए कि यह एक आधुनिक फॉरवर्ड लुकिंग बिल है और बाय एंड लार्ज सभी का ये था कि हाँ साहब, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक कदम है। सभी ने अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करने वाली बात हुई। कुछ प्रश्न उठाए गए जिसको कि मैं क्लैरिफाई करूंगा। वो प्रश्न भी जो उठाए गए वो डाउट्स थे डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, उसका क्या स्वरूप होगा इत्यादि। रिन्यूएबल एनर्जी की भी चर्चा हुई। ये भी चर्चा हुई कि कैसे शुरू में अभिषेक जी ने कहा कि कैसे सब्सिडीज रिन्यूएबल एनर्जी पर कम हो रहे हैं इत्यादि, और फॉसिल फ्यूल पर कैसे सब्सिडीज बढ़ रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूंगा कि आज जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में कि हमें पूरे देश को गर्व होना चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी है एनर्जी के मामले में, विशेष तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, विशेष तौर पर एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में ऐसी है कि हम गर्व कर सकते हैं। दुनिया के ऊर्जा मंत्री आते रहते हैं और हम जाते भी हैं तो उनसे वार्ता होती है। तो कोई ऐसा देश का कोई मंत्री नहीं है जो कि इंप्रेस नहीं होता है जो हमने किया और जो हम कर रहे हैं, कोई ऐसा देश नहीं। और अमूमन जो पर्यावरण की बात पहले करते थे और भाषण देते थे, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो आजकल जबकि हम लोग बताने लगते हैं और जबकि वो अब तो जान गए हैं, ज्यादातर लोग जान गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो डिफेंसिव रहते हैं। ज्यादातर देश, जितने डेवलप कंट्रीज हैं, वो आजकल हमसे हमारे सामने आते हैं तो थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने किया है वो उन लोगों ने नहीं किया। जितनी प्रगति हमने की है एनर्जी ट्रांजिशन में और क्लाइमेट एक्शन में, उन्होंने उतना प्रगति नहीं किया। ये तथ्य, ये दिस इज द हार्ड फैक्ट एंड विच दे रिकॉग्नाइज, विच दे एक्सेप्ट। सो दिस इज समथिंग अबाउट विच वी ऑल एज इंडियंस कैन बी प्राउड अबाउट व्हाट वी हैव डन। क्या जो हम लोगों ने किया है अध्यक्ष महोदय वो मामूली नहीं। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्लेज किया COP21 में पेरिस में। प्लेजेस होते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, उसको कहा जाता है। नेशनली डिटरमिन्ड, हर एक देश अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस देता है टू एबेट क्लाइमेट चेंज। उसमें भारत ने भी अपना नेशनली डेजिग्नेटेड कंट्रीब्यूशन दिया, वॉलंटरी। और भारत ने कहा कि हमारा जो बिजली उत्पादन की जो क्षमता है उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल से बाय 2030। बहुत बड़ा एक कमिटमेंट, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत है। लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कर ही नहीं दिया, हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले। हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक, 9 साल पहले। हमारी आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है 1,73,000 मेगावाट, 1,73,000 मेगावाट, जो कि 42% है हमारी फुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के बारे में प्रश्न उठा था अध्यक्ष महोदय, इसको पहले मैंने क्लैरिफाई किया था, मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी में 2 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। एक है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि नॉन फॉसिल के आता है। वो उसको रिन्यूएबल हम नहीं कहते हैं, वो रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन नॉन फॉसिल है इसलिए कि कोई एमिशंस नहीं होता, कार्बन एमिशंस नहीं होते। हम ये न्यूक्लियर एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, तो उससे एमिशंस नहीं होते, तो नॉन फॉसिल में आता है। दुनिया का जो भी टारगेट्स है वो फॉसिल नॉन फॉसिल के तौर पर होता है, क्योंकि दुनिया का यह लक्ष्य है कि हम अपना एमिशंस कम करें, तो नॉन फॉसिल से एमिशंस कम होता है। जो पाश्चात्य देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, किसी कंट्री का 20%, किसी का 30%, किसी का 50% कैपेसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। हमारा तो बहुत कम है, हमारा तो 6,800 मेगावाट ही न्यूक्लियर कैपेसिटी, उतना ही है, और कुछ न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारी बन रही है। लेकिन अधिकतर देश
जो पाश्चात्य के देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका नॉन फॉसिल कैपेसिटी में न्यूक्लियर का एटलीस्ट 30-40% कैपेसिटी में और एनर्जी टर्म्स में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। बल्कि जबकि एक बड़े देश के, बड़े डेवलप्ड कंट्री के आए थे एनर्जी के, ये क्लाइमेट चेंज के जो प्रभारी मंत्री थे, तो उन्होंने नेट जीरो का अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने पूछा था कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादातर उनका ये जो प्रोग्रेस होगा टुवर्ड्स नेट जीरो, वो होगा बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करके। तो हमने प्रश्न उठाए, ये तो क्वेश्चन मार्क है, अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स तो अभी डेवलप हुए नहीं, अंडर डेवलपमेंट है, उसका न्यूक्लियर वेस्ट का क्या कीजिएगा, ये सब प्रश्न उठाए। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ, हमारा जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी, जबकि हम तुरंत निकले कोरोना से, हमने करीब 14,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित की, 14,000 मेगावाट स्थापित की। आज जो हमारा 1,73,000 मेगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी है, अगर आप कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन कर दें तो वो हो जाता है 2,45,000 मेगावाट, 245,000। हमें जो जिस गति से हम काम करते हैं उस गति से और कोई काम नहीं करता है। और एनर्जी ट्रांजिशन में भी जिस गति से हमने काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एनर्जी ने काम किया। किसी ने उठाया था कि हाँ ये, अब एक और पहलू हम बता दें। एक पहलू है कि हम अपना एनर्जी को रिन्यूएबल कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। दूसरा यह भी पहलू है कि जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, इसके दो पहलू हैं एनर्जी ट्रांजिशन के, कि जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसमें हम एफिशिएंसी लाएं, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसी प्रोडक्ट को बनावे कम एनर्जी इस्तेमाल करके, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है उसको, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करती है। जिसको की जिम्मेदारी अभी मिल रही है कार्बन क्रेडिट्स के स्कीम को ड्रॉप करने का। क्यों मिल रही है वो मैं बताऊंगा। तो अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, अब इसने एक स्कीम बनाया इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी का, और उस स्कीम के अंतर्गत इसने जो अचीवमेंट किया वह भी, अब जबकि लोगों को हम बताते हैं, दुनिया में लोगों को, तो उनका आंख फिर खुला का खुला रह जाता है। ये एक है इनका परफॉर्म अचीव ट्रेड, जो कि इंडस्ट्री के लिए, उसमें इंडस्ट्री में उन्होंने 105 मिलियन टन ऑफ CO2 कार्बन एमिशंस प्रति वर्ष पर ईयर का कमी कर दी। वो क्या करते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डेजिग्नेट करते हैं, उसके लिए वो टारगेट सेट करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट एनर्जी इंटेंसिटी, यानी कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यू अंडरस्टैंड एनर्जी इंटेंसिटी, मोस्ट ऑफ पीपल डू, तो उसको आप इतना कम करेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई है। आपका जो एमिशंस इंटेंसिटी है उसको आप इतना कम करेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई। और वो टारगेट अगर मीट कर लेते हैं तो उनको पेनल्टी, फाइन नहीं लगता है। अगर नहीं मीट करते हैं तो पेनल्टी लगता है, या नहीं तो उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। ये कार्बन क्रेडिट ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं दूसरे नाम से। और अगर कोई ज्यादा अचीव कर लिया, टारगेट मिला कि एनर्जी इंटेंसिटी आप इतना कम करेंगे, वो ज्यादा कम कर दिया पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है। जो जिसको पेनल्टी लगने वाला है वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है, उसका एक्सचेंज है। और इस मैकेनिज्म से एनर्जी सेविंग हुआ है इसमें 260 बिलियन यूनिट्स पर ईयर इन इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स, और ये मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के हिसाब से 24 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट का सेविंग हुआ है पर ईयर, इक्विवेलेंट टू अबाउट सेविंग ऑफ 40,000 crores per annum. Reduction in CO2 emissions 106 million tons of carbon dioxide per annum. I mean, हम ही नहीं, दुनिया भी अप्रिशिएट करती है इसको, बहुत सारे लोग आकर के कॉपी करके ले गए। एक हमारा प्रोग्राम है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम। हम लोग स्टैंडर्ड ये लेबलिंग करते हैं, स्टैंडर्ड्स फिक्स करके लेबलिंग करते हैं, एयर कंडीशनर्स का, रेफ्रिजरेटर्स का, आप लोग देखते होंगे 5 स्टार वगैरह लेबलिंग, ये हमारा, दैट्स आवर प्रोग्राम। और उसमें जो लोएस्ट रेटिंग है 1, उसको हम एवरी 2 years वी फेज इट आउट, एंड एक्चुअली व्हाट इज 5 this year will become 4 after 2 years when the technology improves and the efficiency improves. And because of that, the savings in reduction in CO2 emissions is 51 million tons of CO2 per annum. इतना इसने रिडक्शन हम लोगों ने कर दिया है by increasing the efficiency of the appliances which we use. This has happened in our country. We are proud of it.
I mean, there are very few parallels across the world about countries who have done that. We've done it. We've done it. इकोनॉमिस्ट जनरली थोड़ा सा क्रिटिकल ही रहता है डेवलपिंग कंट्रीज का. एक लेख लिखा वो, उसका लीड आर्टिकल था अबाउट हाउ इंडिया हैज ट्रांजिशन एंड हाउ इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड ऑन क्लाइमेट एक्शन. लीड आर्टिकल था उसका, सिंगलिंग आउट इंडिया फॉर दिस. एंड वेल दे माइट, क्योंकि हमारे मित्र ने जैसे आपको बताया, हमने नहीं, ये ग्लोबल ये तो वॉच है, ग्लोबल वॉच ने जब रैंकिंग किया कंट्रीज का क्लाइमेट एक्शन पर, तो उसमें इंडिया का रैंकिंग दिया 5th. हमारे ऊपर जो 4 कंट्रीज हैं वो डेनमार्क है और मोरक्को है, चिली है, एक और कोई कंट्री वही. तो सब छोटे देश. लार्ज कंट्रीज में हम ही हैं, वी आर नंबर 1 जो क्लाइमेट एक्शन. इसी सब कारण से उजाला स्कीम की चर्चा हुई. उजाला स्कीम में हमने CO2 एमिशंस का रिडक्शन हुआ है, इसमें 105 मिलियन टन ऑफ CO2 पर एनम एंड एनर्जी सेविंग्स ऑफ 129 बिलियन यूनिट्स. इसीलिए जो हमने प्लेज किया था COP21 इन पेरिस इन 2015, दैट बाय 2030 we will reduce the emissions intensity of our economy by 33 to 35% by 2030. Now we've already reduced it by more than 30% already, and we are in 22. So again we are a leader. So that's why in renewable energy, in climate change, in clean energy, India is a leader, undisputed. हमारा कोई बराबरी नहीं कर सकता, except the small 3-4 countries. So they find, I mean, for them things are easier. For us, we are a huge country. For us, achieving this is really something, and that the whole world recognizes. So we are proud, and all of us need to be proud about what we are doing. And this bill which we have brought is again a futuristic bill, again a step in advance of, in fact, most of the world. उनको भी हम बताते हैं तो वो लोग appreciate करते हैं. In fact, all the figures which we have are huge. हम लोगों ने क्या किया है? We have added in the past, ever since this government came to office in 2014, we've added almost 173,000 megawatts of capacity, transforming our country from power deficit to power surplus. We've connected the whole country into one grid, by which we can transfer 112,000 megawatts of power from one part of the country to another. We connected 29 million homes, ensuring universal access. ये SDG 7 है ना? Sustainable Development Goal 7, जिसमें कि universal access. We did that, and we did that in about 19 months, which again was a record. The International Energy Agency said that this was a record. Power sector को तो हम लोगों ने, we as a country have transformed. So this universal access, availability of power has gone up to about 22.5 hours in rural areas. Again, independent service, and we of course monitor every feeder. All this didn't happen just like that. We added capacity, we added transmission lines, we improved the distribution system by investing 204,000 crores. We invested 204,000 crores in the past 5 years. Not directly, through the distribution companies. We gave money to the distribution companies to add. Please, let him speak. Yes, let him speak. Let me finish, then he can. Yeah. We added 2,900 new substations. 2,900 new substations. We upgraded 3,980 substations. We changed or extended LT lines and HC lines of about 8 lakh circuit kilometers. 7.5 lakh, 8 lakh circuit kilometers. कितना हमने किया? 750,000 transformers हमने upgrade किया, बदला. That's why this change has happened. And in renewable energy, we are greening our grid. And this has come about with a cooperative effort of the whole country. I don't work independently. I work through the state governments, I work through the state distribution companies, I work through the state governments and the state power sector. And we work as a unit. So we are proud of what we have done. Now this bill takes forward that, and this bill will again ensure that we shall remain a leader in the world, insofar as energy transition is concerned, insofar as climate action is concerned. क्योंकि इसमें जो हम प्रोविजन कर रहे हैं वो प्रोविजन एकदम बिल्कुल विजनरी है, फॉरवर्ड लुकिंग, और ये हम पहले से करते आ रहे हैं. एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हम पहले से कर रहे हैं, विच इज अ स्पीसीज ऑफ अ कार्बन क्रेडिट. रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स पहले से कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स हम इसमें ला रहे हैं. अब इसमें क्या कर रहे हैं? व्हाट इज अ कार्बन क्रेडिट? अब कार्बन क्रेडिट या व्हाट इज एन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें 2 कैटेगरीज होते हैं. आई जस्ट एक्सप्लेन. 2 कैटेगरीज होते हैं.
हम सबको ऑब्लिगेट करते हैं। देयर आर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसको हम ऑब्लिगेट करते हैं, या जो बड़े कंज्यूमर्स हैं जिसके कैप्टिव ये है पावर प्लांट्स है उसको हम ऑब्लिगेट करते हैं कि अगले साल आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसका इतना % आपको रिन्यूएबल होना चाहिए, ये ऑब्लिगेट करते हैं और उसको वो लोग अचीव करते हैं, नहीं तो फिर ये पेनल्टी का प्रोविजन। अगर ओवर अचीव करते हैं तो उनको REC मिलता है, अभी कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो इसी तरह से हम ऑब्लिगेट करेंगे कि आपका जो कार्बन कंजम्पशन है और कार्बन एमिशन है उसको आप इतना कम करेंगे, और उससे ज्यादा कम करेंगे तो उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो ये कार्बन क्रेडिट पॉजिटिव में आया। जो अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाए उनको या तो कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा या नहीं तो उनको पेनल्टी फाइन देना होगा, क्योंकि उन्होंने कार्बन का उतना कार्बन का एमिशन कम नहीं किया। तो एक ये हो गया, जिसको सरप्लस है जिसको खरीदना है नहीं तो पेनल्टी देना है। अब इसका एक रेगुलेटर, इसका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटर है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो कि इसका रेगुलेटर है। इसका एक एक्सचेंज है। ये कार्बन प्राइस फिक्स कैसे होगा इसकी चर्चा हुई थी। तो इसका कार्बन प्राइस कोई आर्टिफिशियली मैंडेटेड प्राइस नहीं है, जो कि मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस है। क्या और मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस ये कैसे डिटरमिन होगा? जो हमारे पावर एक्सचेंजेस हैं अभी, जिसमें कि हम बिजली का सेल परचेज वगैरह होता है, उसमें भी कार्बन क्रेडिट का भी सेल परचेज होगा। और इसका एक जो ओवरऑल गवर्निंग बॉडी है, ये ओवरऑल गवर्निंग बॉडी हेडेड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और उसमें सभी जितने भी ज्यादातर कार्बन कंज्यूमिंग मिनिस्ट्रीज हैं सब उसके गवर्निंग बॉडीज के मेंबर्स हैं। ये है स्ट्रक्चर और ये सब पर लागू होते हैं। जितने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, स्टील पर, फर्टिलाइजर पर, सब पर लागू होते हैं। सबको अपने एमिशंस कम करने होंगे और ये हम लोग सक्सेसफुल हुए, ये हम लोग और सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एक कार्बन क्रेडिट का एक ये हो गया, ये इसमें प्रोविजन है। इसमें ये कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट आया क्योटो प्रोटोकॉल में। उस समय ये हम लोग इंक्लूडेड नहीं थे क्योंकि हम लोग ऑब्लिगेटेड कंट्रीज नहीं थे, हम लोग का कोई कमिटमेंट नहीं था। पेरिस में फिर आया, तो पेरिस में हम लोग तो ऑब्लिगेटेड हैं क्योंकि हम लोगों ने NDC किया है, तो हम लोग ऑब्लिगेटेड, तो हम लोग को ये कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म लाना है और इसीलिए हम इसको ला रहे। अब ये एक प्रश्न उठा था जो कि हमने कहा था कि हम ये कार्बन क्रेडिट जो है उसको बाहर विदेश में हम नहीं बेचना चाहते हैं। कारण, हालांकि ये इससे विदेश में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको चिंता हुई क्योंकि हम इतने बड़े इकोनॉमी हैं, इतना बड़ा हमारा ये पावर सेक्टर है, इतना बड़ा पावर सेक्टर है जो कि और कहीं नहीं है। तो यहाँ से कार्बन क्रेडिट अगर नहीं खरीद पाएंगे तो अपना जो ये मैंडेटेड जो उनका रिडक्शन करना है उसमें नहीं कर पाए तो कैसे उसकी भरपाई करेंगे? कारण क्या है? कारण यह है कि जो भी कार्बन क्रेडिट बाहर बेचेंगे, बाहर बिकेगा, उसका हम अपने NDC के लिए उसका लाभ नहीं ले सकते, वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो हम पहले तो अपना NDC जो हमने NDC किया है, हमने कहा है कि ये हम अचीव करेंगे, पहले हम उसको अचीव करने में अपना कार्बन क्रेडिट लगावेंगे। उसके बाद सरप्लस होगा तब भले बाहर बेचने देंगे। अन्यथा अगर कोई लीडिंग एज टेक्नोलॉजी हुआ तो उसको अगर फाइनेंस करना है तो उसके लिए कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग बाहर करेंगे। एक ये इस बिल में प्रोविजन। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली कोई बात ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो करते हैं वो शायद गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझ नहीं पाए। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी लाया है और ये जो हम लोगों ने एनर्जी ट्रांजिशन किया, किसने किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने किया, हम ही लोगों ने किया। जो क्लाइमेट चेंज में हम अग्रणी है, क्यों अग्रणी है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ही अग्रणी है। तो क्लाइमेट एक्शन में सबसे ज्यादा काम तो हम ही लोगों ने किया। क्यों किया? आज सरकारें ऐसे ही काम करती, इसलिए किया क्योंकि सरकार ने ध्येय बना लिया कि हाँ साहब, सो हम अपने एनवायरमेंट के लिए केयर करते हैं और एनवायरमेंट के लिए हम ये करेंगे। हालांकि हमको करने की आवश्यकता नहीं है। करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एवरेज इंडियन का पर कैपिटा एमिशन या हमारा जो एवरेज पर कैपिटा एमिशन है इंडिया का वो है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। आज जो ग्लोबल ये कार्बन लोड है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.4% है, जबकि हमारा पॉपुलेशन 17.4%। तो हम जिम्मेवार नहीं है इसके, जो ग्लोबल वार्मिंग अभी तक हो गया 0.89 डिग्री या सब, हम उसके जिम्मेवार नहीं है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। हमारी सरकार को मतलब ये है कि एनवायरमेंट प्रेशस है, इसमें जो हमको करना होगा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेंगे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और ये करने लगे तब पर भी हम लीडर हो गए।
वी वर्क दैट वे, वी आर, जो एक बार हम लोग ठान लेते हैं एज अ कंट्री, वी डू। आप देखें, एक बार हम लोग जबकि ठान लेते हैं देन वी डू। हम लोगों ने ठान लिया था कि साहब विल बिकम सरप्लस एज फार एज फूड इज कंसर्न, वी बिकम सरप्लस। हम लोगों ने ठान लिया कि एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, वी आर ए लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन। दूसरा जो हमारा लक्ष्य है इसमें, वो है हमारे एनर्जी का जो 24% कंजम्पशन है वो हाउसिंग सेक्टर में। तो अभी हाउसिंग सेक्टर में हम उसको टारगेट नहीं किए, सिर्फ हम कमर्शियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया, ये लॉ पहले, और वो भी छोटे कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं, ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग्स जिसका कि कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ऊपर है। 100 किलोवाट ये होगा, हमको लगता है कि कम से कम कितना, करीब 20-25 हज़ार स्क्वायर फीट में ही 100 किलोवाट लोड होगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। उसी को हम लोगों ने प्रोविजन रखा था। अब ऐसे ऐसे मल्टी स्टोरेड लग्जरी फ्लैट्स आ गए हैं जिनका की कनेक्टेड लोड, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट छोड़िए, 200, 300, 500 किलोवाट, 2-3 मेगावाट, एयर कंडीशन, ये वो सब को हम लोग मैंडेट कर रहे हैं इसमें। 100 किलोवाट से ऊपर के बिल्डिंग्स को ही कर रहे हैं ताकि गरीबों को ये इम्पैक्ट नहीं। लेकिन इसमें हम लोगों ने, किसी ने प्रश्न उठाया, सुझाव दिया, सही सुझाव था कि अगर आगे आप चल करके 100 किलोवाट को 50 किलोवाट करना चाहते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हम लोगों ने स्टेट्स को दिया है। हम लोगों ने कहा है स्टेट्स अपना निर्णय कर सकती है कि 100 किलोवाट ही रखें या उससे कम कर दें। हो सकता है कि 5 साल बाद निर्णय हो, 10 साल बाद स्टेट निर्णय हो कि हम थ्रेशोल्ड को 100 किलोवाट से कम करके 50 ले आएंगे या 25 ले आएंगे, वो स्टेट्स कर सकती है। इसका इंप्लीमेंटेशन भी स्टेट्स को दे, तो हमने स्टेट्स को फ्रीडम दिया कि इसको आप अडॉप्ट करें, और इसका इंप्लीमेंटेशन होगा थ्रू द बिल्डिंग बाय लॉ। जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड हमने किया कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग लोड को, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? उसको इंप्लीमेंट करते हैं बाय गेटिंग इट एब्जॉर्ब इन द बिल्डिंग बायलॉज। स्टेट्स को भेजते हैं कि इसको आप बायलॉज का पार्ट बना लीजिए, तो उन्होंने बायलॉज का पार्ट बना लिया। 22 स्टेट्स ने उसको अपने बायलॉज का पार्ट बना लिया, और उसके बाद फिर वो इंप्लीमेंट करते हैं। अगर उसको नहीं फुलफिल करते हैं तो बिल्डिंग बायलॉ के वायलेशन का जो पेनल्टी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा। ये इसी तरह से जो कमर्शियल डोमेस्टिक जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसके लिए एक ऑलरेडी हम इको निवास संहिता निकाल चुके हैं। अभी वो इको निवास संहिता ही है, वो कोड अभी हम नहीं किए हैं। एक बार ये हो जाएगा तो उसका कोड कर देंगे, वो भी बिल्डिंग बायलॉज के थ्रू ही इंप्लीमेंट होगा। यानी कि स्टेट्स अपने बिल्डिंग बायलॉज में अडॉप्ट करेंगी और वैसे इंप्लीमेंट करेंगी। एक प्रश्न उठा था कि साहब ये ग्रीन बिल्डिंग है क्या? नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है साहब। लेकिन किसने कह दिया कि इंडिया नया कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकता है? तो हम तो नया कॉन्सेप्ट में लीडर है। आप देख लीजिए एनर्जी में, इसी तरह से ग्रीन बिल्डिंग्स में भी हम एक लीडर हैं, और लीडर हम बनेंगे। ग्रीन बिल्डिंग्स ऑलरेडी है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो नेट जीरो ही नहीं, नेट पॉजिटिव बिल्डिंग ऑलरेडी 5-6 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि नेट जीरो हमारे जानकारी में, उसका लिस्ट हम आपको नहीं बता, सर्कुलेट कर देंगे। और ग्रीन बिल्डिंग बनाने में कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है? 3 to 5%। उसका पे बैक टाइम क्या है? 4 से 5 साल। अब कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 4 साल या 5 साल में आपको पे बैक पीरियड होगा 100%, तो आप नहीं करेंगे सस्मित जी? दौड़ के करें, नहीं करेंगे, दौड़ के करेंगे, नहीं जाजी, बिल्कुल। और 5 साल के बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है साहब। 5 साल के बाद तो, जबकि एक बार आपका इन्वेस्टमेंट 5% ये एक्सट्रीम है, 3 से 5% है, हो गया, तब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये भी बेनिफिशियल, और इसमें वी आर ऑलरेडी लीडिंग एंड वी शैल कंटिन्यू। इसका कॉन्सेप्ट हम ग्रीन बिल्डिंग को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, सस्टेनेबल बना रहे हैं। इसमें अब रिन्यूएबल, पहले तो सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी था, एनर्जी एफिशिएंसी करके आप नेट जीरो के आसपास पहुंच सकते हैं। हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी ये कर रहे हैं। ये दूसरा इसमें मेजर। तीसरा जो इसमें प्रोविजन, वो तीसरा प्रोविजन है, अगेन दिस इज अ लीडर, वो है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। वी आर गोइंग टू बी लीडर्स इन दिस। हमने उसके लिए एक पॉलिसी निकाला जिसमें कि हम उसके लिए, कोई ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर सकता है, करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तौर, वो हम लोगों ने रूल्स निकाल दिए। और उसके बाद हमने मीटिंग की, तो जितने इंडस्ट्रीज थे वो आए, उनका हमने पूछा कि कितना जा रहे हैं लगाने के लिए कैपेसिटी। 25 मिलियन टन आया, 25 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन प्लस ग्रीन अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग। कैन यू इमेजिन?
तो वी शैल इमर्ज एज लीडर्स। अब उसमें क्या है, हमको नेट जीरो की ओर जाना है 2070 में, हालांकि हम उसके पहले कर लेंगे, 50% भी हम 2030 के पहले कर दें। ये 50% जो हम लोगों ने टारगेट किया है ऑलरेडी, अगर आप कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, कैपेसिटी अंडर इंस्टॉलेशन आप बिड आउट कर दिए तो 240 245 तो ऐसा ही हो गया। अब तो 500 भी हमारा पहले ही हो जाएगा। और एक सीक्रेट यह है कि 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, 25,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर हमने वैसे कंजर्वेटिव टारगेट रखा है कि 5 मिलियन टन का ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी हम रखें 2030 तक, तो 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, उसी के लिए सिर्फ हमको 1,25,000 रिन्यूएबल मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाहिए। तो हमारा 500 गीगावाट आराम से अचीव हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हम ग्रीन एक नेट जीरो की ओर जाना चाहते हैं या दुनिया जाना चाहती है, वो सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन जी जी वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ये इसके बारे में ही हमारा डिस्कशन हुआ, यूरोपियन यूनियन से कुछ डिस्प्यूट हुआ, अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट कर गए जो हम लोग का ये डेफिनेशन था। अभी क्या है कि अभी कुछ सेक्टर्स में हम लोग यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब स्टील बनाने के लिए हम कोकिंग कोल यूज करते हैं। अब कोकिंग कोल हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोकिंग कोल का जो भंडार था प्राय समाप्त पर है, तो CO2 एमिशंस होता है। हम हाइड्रोजन से बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बनाने का अभी जो तरीका है वो है बाय यूजिंग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आप इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाएंगे तो CO2 जो रेमिनेंट होता है उसको आप एटमॉस्फेयर में करते हैं, या नहीं तो आप कैप्चर करके CCUS के अंतर्गत आप उसको जमीन के अंदर ले। ये कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ये भी कर रहा है, ये भी सोच रहे हैं कि ये करेंगे CCUS में हमारा अभी एक पायलट चल रहा है, लेकिन पायलट ही दुनिया में भी पायलट ही चल रहा है, मतलब कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, इसको कहते हैं CCUS। तो वैसे आप हाइड्रोजन बनावेंगे बाय यूजिंग नेचुरल गैस, तो आप CO2 छोड़ेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, जो कि प्योर क्लीन है, नो कार्बन उसमें, और उसके बाद फिर पानी इस्तेमाल करके, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो अभी आप जैसे उसका ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर, ये अभी आप स्टील बनाते हैं तो उसको आप रिप्लेस करते हैं बाय डायरेक्ट रिडक्शन मेथड, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन यूज करके, तो योर CO2 योर कार्बन एलिमेंट्स विल कम डाउन। अब धीरे धीरे क्या होगा, दुनिया बढ़ रही है उस तरह, ये हमको करना है, क्योंकि अब दुनिया सोच रही है, डेवलप्ड वर्ल्ड सोच रही है कि आगे जो हम स्टील खरीदें वो हम या तो फुल ग्रीन कर दें, फुल ग्रीन स्टील लेकिन बहुत महंगा हो जाएगा, तो ये कहें कि नहीं साहब उसमें जो स्टील होगा उसमें कार्बन कंपोनेंट इतना % से ज़्यादा नहीं होगा, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका मार्केट बंद हो जाएगा। इसीलिए हमको उधर जाना है और जल्दी जाना है। एक उसमें स्टील हो गया, इसी तरह से हम जो रिफाइनिंग करते हैं उसके लिए हाइड्रोजन यूज करते हैं, अब वो भी हाइड्रोजन यूज करते हैं, नेचुरल गैस से बनाते हैं, CO2 एमिट करते हैं, उसको हम रिप्लेस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन से, तो मेड इन इंडिया हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन मेड इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ और पानी यहाँ, हम यही बनाए। नेचुरल गैस को हम इंपोर्ट करते हैं, वी इंपोर्ट मोस्ट ऑफ आवर नेचुरल गैस। ये हो गया, तो हम वहाँ पर हम कार्बन एबेटमेंट किए। ये सीमेंट में हार्ड टू एबेट सेक्टर्स, प्लीज अच्छा हम प्लीज नहीं मैं बता था, फर्टिलाइजर में अमोनिया यूज करते हैं। अच्छा अच्छा आपकी तरफ देख, फर्टिलाइजर में हम ग्रे अमोनिया यूज करते हैं, नेचुरल गैस से बना। ये सबको हम रिप्लेस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया से। ये हमारा लेस कार्बन वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज आवर प्रोग्रेस। तो उसका प्रोविजन हम इसमें कर रहे हैं, उसको हम मैंडेट करेंगे। ये आप देखेंगे कि जो मैंडेटिंग का प्रोविजन है, मैंडेट करेंगे कि हाँ साहब आप ये हमारे मित्र जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है, तो आप इतना ये नेचुरल गैस यूज करते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, अगले साल आपका जो भी हाइड्रोजन है उसका 5% ग्रीन हाइड्रोजन होना होगा। इस तरह से हम टारगेट देंगे। इसी तरह से हमारे मित्र जो फर्टिलाइजर है उनको टारगेट देंगे, कंजम्पशन टारगेट हम नहीं देंगे। एक बॉडी है, बॉडी रहेगी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, वो लोग बिल बैठ करके तय करेंगे कितना हो। तो ये हमारा एनर्जी ट्रांजिशन का एक अहम दिस इज अ मेजर स्टेप, and it is forward looking, it's futuristic. We are keeping up with the world. In fact we are leading the world. ये मेजर हमारे
प्रोविजंस है। इसमें हाउसिंग, इसमें कार्बन मार्केट, इसमें मैंडेटिंग ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज। बाय एंड लार्ज सभी लोगों ने, जितने भी लोग बोले वो सभी लोगों ने इसको समझा, सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, एंड आई थैंक all the members who participated. Most of the members have sort of appreciated what we are trying to do. I think this is something which is good, which is essential for the planet. We don't have any alternative. There is no alternative to Earth. कोई second boat नहीं. This is the only planet which we have, and we have to do our best to save it. We are doing our best. But if you ask me whether the other developed countries are doing their best, I will say I have questions. I have doubts. We hear a lot of talk, but I don't see any concrete action. Concrete action we are taking. Concrete action we shall continue to take. And this, Mr. Chair, is one more step forward towards the concrete action which our country is taking. Thank you, Mr. Chairman. I would commend to the House that let us all of us pass this bill unanimously.